हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द लास्ट टाइम IAS। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान में संशोधन के बारे में, जो कि संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दिया गया है। तो जनरली आप इस बात को समझ जाइए कि अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन के बारे में व्याख्या की गई है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आखिरकार संविधान में संशोधन होता क्या है और यह कितने तरीक़ों से होती है, ठीक है, और इसकी प्रक्रिया क्या है। तो आज की ये क्लास काफ़ी डिटेल से होगी और इस क्लास के बाद मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को संविधान में संशोधन और भाग 20 से रिलेटेड कोई इशू ना रहे। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि क्या होती है साधारण बहुमत तथा विशेष बहुमत। ठीक है, तो हम इन सारी चीज़ों को आज कवर करके चलेंगे। तो चलिए आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला स्लॉट है संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रावधान है। ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 जो कि भाग 20 का हिस्सा है, ठीक है, जिसमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 भाग 20 में वर्णित है। ठीक है, यह बोलता है कि संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। संशोधन से संबंधित विभिन्न विषयों में संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए विभिन्न प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इससे समझिए कि विभिन्न प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब है साधारण बहुमत, ठीक है, या विशेष बहुमत। इसके बाद एक बहुमत और होती है जो है विशेष बहुमत के साथ राज्यों की अनुमति। ठीक है, तो ये 3 तरह से संविधान में संशोधन किया जाता है। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे काफ़ी विस्तार से। आप बस अभी इसे पढ़ते चलिए कि आर्टिकल 368 आखिर बोलता क्या है। ठीक, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे हम वन बाय वन करके। ठीक, चलिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में संशोधन बिल को प्रस्तुत करके किया जा सकता है। यानी कि जो संविधान संशोधन है वह संसद के किसी भी सदन में, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा, किसी में भी शुरू की जा सकती है। ठीक है, चलिए। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य की विधानसभा में संशोधन बिल प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात है, आप समझ सकते हैं कि संविधान में संशोधन जो है करने की शक्ति संसद के पास है। ठीक है, तो जब संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है तो ये राज्यों के विधानमंडल में, ठीक है, इसे पेश करने का कोई मुद्दा ही नहीं आता, क्योंकि कोई भी राज्य संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, अकेले तो कर ही नहीं सकती है, ये मान के चलिए आप। इसके लिए उन्हें संसद के अनुमति तथा उनमें बहुमत के द्वारा ये पारित करवाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं हम। स्टेप 2 का पॉइंट 1 पढ़ते हैं कि यह बिल किसी मंत्री, ठीक है, या फिर सदस्य भी, संसद के जो सदस्य होते हैं, ये प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यहाँ एक चीज़ आप समझिएगा, बिल, ठीक है, अगर संसद में कोई
मंत्री कोई विधेयक लाता है, विधेयक लाता है तो वह सरकारी विधेयक बोला जाता है, सरकारी विधेयक। ठीक है। और उसी जगह पे मान लीजिए कि अगर कोई सांसद का सदस्य केवल लाता है जो कि कोई मंत्री नहीं है, ठीक है, केवल वो संसद का सदस्य है, तो वह विधेयक निजी विधेयक बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसमें एक टॉपिक और आप जान लीजिए कि मान लीजिए कि अगर कोई मंत्री के द्वारा, ठीक है, जैसे मान लीजिए रक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा कोई बिल लाया गया जिसे विधेयक बोलते हैं, विधेयक, ये बिल लाया गया और यह बिल अगर लोकसभा में, ठीक है, या राज्यसभा में अगर पास नहीं होता है तो उस मंत्रिपरिषद को के साथ साथ उस सरकार को इस्तीफा देना होता है। क्योंकि आप जब संसद पढ़ेंगे, ठीक है, संसद की लोकसभा और राज्यसभा के सदनों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि लोकसभा में, ठीक है, या पीएम बनने के लिए बहुमत साबित करनी होती है। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 545, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो लोकसभा में, ठीक है, या अपनी सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करना होता है। बहुमत का मतलब है कि सबसे ज़्यादा जिस दल का प्रतिनिधित्व होगा लोकसभा में, ठीक है, वह दल सरकार बनाती है तथा उसके मुखिया को या फिर उसके द्वारा किसी नामित व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो इस विधेयक के द्वारा मान लीजिए कोई मंत्री अगर विधेयक लाता है, मान लीजिए कोई मंत्री अगर विधेयक लाता है और वो लोकसभा में पास नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि आपके पास लोकसभा में अब बहुमत नहीं रह गया है, तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। जब मैं आप लोगों को संसद चैप्टर पढ़ाऊँगा तो मैं इसकी काफ़ी डिटेल से व्याख्या करूँगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एक चीज़ और आपको याद करने लायक है कि 24वें संविधान संशोधन में, संविधान संशोधन के पहले, ठीक है, संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति, ठीक है, अपनी अनुमति दे भी सकता था और नहीं भी दे सकता था। लेकिन 24वें संविधान संशोधन के बाद इंदिरा गांधी सरकार ने यह संशोधन पेश किया था और यह नियम, ठीक है, बना दिया था कि संविधान संशोधन के विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आप इस 24वें संविधान संशोधन को याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मान लीजिए अगर एग्ज़ाम में अगर पूछ देता है क्वेश्चन इस चीज़ को लेकर के कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति से संविधान संशोधन के विधेयकों पर अपनी अनुमति नहीं देने की शक्ति छीन ली गई थी, ठीक है। तो वो हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यह संशोधन विधेयक दोनों सदनों में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, यानी कि 50%, तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत, यानी कि विशेष बहुमत द्वारा पारित करना पड़ेगा। ठीक है, इसे समझिएगा। मान लीजिए कोई संविधान संशोधन विधेयक आया है, ठीक है, उसे या तो साधारण बहुमत के द्वारा और दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा, ठीक है, विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया जा सकता है। तो साधारण बहुमत क्या है? 50+1, ठीक है, और विशेष बहुमत क्या है? सदस्य। देखिए इसमें विशेष बहुमत को मैं काफ़ी डिटेल से समझाऊंगा आप लोगों को आगे। इसमें बस साधारण बहुमत को आप याद रखिएगा, 50+1 = साधारण बहुमत।
ठीक है। चलिए स्टेप 3 है कि प्रत्येक सदन को अलग अलग विधेयक पारित करना होगा, यानी कि लोकसभा में वो विधेयक अलग पारित होगा और राज्यसभा में वो विधेयक अलग पारित होगा। मान लीजिए कि कोई विवाद होती है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई विवाद होती है जिसपे लोकसभा सहमत है कि हम इस विधेयक को पारित करेंगे, पर राज्यसभा सहमत नहीं है कि हम इसे पारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो संविधान में हमारे पास एक उपबंध है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने की, ठीक है। लोकसभा प्लस राज्यसभा की एक संयुक्त बैठक होती है, पर संविधान संशोधन विधेयक में, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। यानी कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन विधेयक में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, ठीक है। जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है, फिर भले ही कुछ संशोधन सामान्य बहुमत से ही क्यों ना हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्टेप 4 है, अगर बिल संविधान के परिसंघीय प्रावधान यानी कि फेडरल प्रोविज़न को संशोधित करना चाहता है तो उसे कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा सामान्य बहुमत से पारित करना जरूरी होगा। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था, एक साधारण बहुमत, ठीक है। साधारण बहुमत यानी कि उपस्थित तथा मत देने वालों की संख्या की आधा, आधे में एक ज़्यादा, ठीक है, को साधारण बहुमत बोलते हैं। उसके बाद दूसरा आता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत को आप समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। काफ़ी स्टूडेंट इस पर कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर आखिर विशेष बहुमत होती क्या है या किस तरह से विशेष बहुमत का प्रावधान लगाया जाता है। तो इसमें एक बात समझने लायक है आपके पास कि मान लीजिए लोकसभा की 545 सीटें हैं, ठीक है, इसमें उपस्थित हैं 350, ठीक है, और किसी बिल पर, ठीक है, वोटिंग की बारी आई तो उसमें मान लीजिए कि वोट किया 200 लोगों ने, ठीक है, तो वो विधेयक पारित होगा या नहीं होगा विशेष बहुमत से? तो वो विधेयक पारित नहीं होगा, क्योंकि विशेष बहुमत यह बोलता है कि सांसद सदस्य की कुल संख्या, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ओके, कि संसद की कुल सदस्य सदन की कुल संख्या के आधा, ठीक है, यानी कि आधा कितना हो गया इसके, कितना हो गया आधा, 273 समथिंग, ठीक है, 273 इसका आधा हो गया, तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3, ठीक, तो जो उपस्थित मत है, मान लीजिए कि 350 सदस्य उपस्थित हैं तो इसका 2/3, तो 2/3 कितना हो जाएगा इसका, 2/3 हो जाएगा 234 समथिंग, ठीक है। तो जब 200 लोग विधेयक पर सहमत हैं, लेकिन विधेयक को पारित करने के लिए 234 लोगों की अनुमति की आवश्यकता है, ठीक है, तो वो विधेयक पारित नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? इसलिए सीधा सीधा मैं मोटे मोटे में समझा दूँ कि आखिरकार ये काम कैसे करता है, ठीक है। साधारण विधेयक और बहुमत, ठीक है। आइए तो इसे देखते हैं। साधारण बहुमत में क्या चाहिए? पहला, उपस्थित एवं मत देने वालों की 50% में +1, ठीक है, यानी कि जितने लोग उपस्थित हैं और जितने लोगों ने मत दिया है, ठीक है। मान लीजिए कि लोकसभा की 545 सीटें हैं जिसमें से 300 लोगों ने उपस्थित हैं और 300 लोगों ने मत दिया है उस पर, तो 300 लोगों में से 150 + 1 यानी कि कुल 151 वोट की ज़रूरत होगी साधारण विधेयक से उस बिल को पास करने के लिए। वहीं पर विशेष बहुमत क्या कहता है कि
सदन की कुल संख्या के आधे, ठीक है, उसके साथ में, यानी कि हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 273, ठीक है, तथा उपस्थित एवं मत देने वालों की 2/3, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर संसद सदन में 300 लोग उपस्थित हैं और 300 लोगों ने वोटिंग की है, तो इसका 2/3 यानी कि 200 लोगों की अनुमति जरूरी है उस विधेयक को पास करवाने के लिए, ठीक है। पर एक ध्यान ये भी देना है कि मान लीजिए कि 300 लोग उपस्थित हैं, पर ये 200 लोगों ने उसके समर्थन में वोट दिया है, पर यह संख्या 273 से कम है, ठीक है, 273 से कम है, इसलिए वो विधेयक फिर भी पारित नहीं होगा। विशेष बहुमत के लिए आपको 273 प्रतिनिधियों के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ऐसे आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा विशेष बहुमत और साधारण बहुमत में डिफरेंस। चलिए पढ़ते हैं कि अगर बिल संविधान के परिसंधि प्रावधान को संशोधित करना चाहता है तो उसे कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा सामान्य बहुमत से पारित करवाना होगा। ये तो दो स्थितियां हो गई, पहला साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, और ये तीसरा है कि आपको सदन में विशेष बहुमत से पास करना होगा तथा संबंधित राज्यों में, ठीक है, साधारण बहुमत के द्वारा पास करवाना होगा उसे। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य बहुमत यानी उपस्थित एवं मत देने वाले का 50% से अधिक, यहाँ जो कि आपको मैंने बता दिया है। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है कि दोनों सदनों से बिल पास होने और आवश्यक स्थिति में आधे राज्यों से सहमति लेने के बाद इस संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के सामने अनुमति के लिए भेजा जाना चाहिए, ठीक है, या भेजा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही वो विधेयक, ठीक है, वो जो बिल है, ठीक है, वो कानून बनेगा। पर मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि 24वें संविधान संशोधन से पहले राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि वो विधेयक पर अपनी मंजूरी या नामंजूरी दे सकता है, ठीक है। पर 24वें संविधान संशोधन के बाद, ठीक है, इंदिरा गांधी सरकार ने राष्ट्रपति से यह शक्ति छीन ली और उसे बाध्य कर दिया कि आपको संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देना अनिवार्य है, कि अगर आपके पास गया है संविधान संशोधन विधेयक तो आपको उस पर साइन करना ही होगा, ठीक है, और कोई आपके पास दूसरा चारा नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। राष्ट्रपति को संशोधन विधेयक पर अनुमति देनी ही होगी, जैसे कि मैंने आपको भी बताया है। राष्ट्रपति ना तो अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है और ना तो संसद को पुनर्विचार के लिए दोबारा भेज सकता है, ठीक, यहाँ तक क्लियर होगा। आइए लास्ट पढ़ते हैं हम। राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह विधेयक संविधान संशोधन कानून बन जाएगा और संविधान में इस कानून के अनुसार सुधार हो जाएगा। तो आप लोगों को ये संशोधन विधेयक अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यह काम कैसे करता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, ठीक है, तथा ये कितने तरीकों से की जाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है और यह भाग 20 के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि कितने प्रकार से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है, ठीक है।
तो संविधान में संशोधन की कुल संविधान में कुल 3 प्रकार हैं। ठीक है, पहला है संसद के सामान्य बहुमत से संशोधन, यानी कि सामान्य बहुमत, जो कि मैंने आपको बताया है। दूसरा है विशेष बहुमत, ठीक है, और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधन। ठीक है, जो कि तीनों मैंने आपको 1 बाय 1 करके क्लियर कर दिया है। और हाँ, जाते जाते एक बात और, भारत और यूएसए के संशोधन प्रक्रिया में मतभेद देख लेते हैं कि दोनों की संशोधन प्रक्रिया, ठीक है, किस प्रकार से अलग है। तो एक क्वेश्चन और आ सकता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? देश से ली गई है, तो यह होगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान में साउथ अफ्रीका से ली गई है। तो आइए पढ़ते हैं। भारत की तो कुछ प्रावधानों का सामान्य बहुमत संशोधन होता है। ठीक है, यहाँ भी सामान्य बहुमत से संशोधन नहीं होगा। ठीक है, विशेष बहुमत और आधे राज्यों से सहमति लेनी होगी। विशेष बहुमत और 3/4 राज्यों से सहमति लेनी होगी। ये काफ़ी कड़ा है। संशोधन की प्रक्रिया सरल और परिवर्तनशील है और यह कठोर है। मोस्टली हमने इन दो देशों से कंपेयर इसलिए किया है, भारत और यूएसए से, ठीक है, कि भारत का संविधान काफ़ी नर्म, कठोर तथा लचीला है। वहीं यूएसए में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो काफ़ी कठोर है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल है तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।